प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलांसाठी सर्वोत्तम शाळेचा शोध घेत असतात आणि म्हणूनच संजीवनचे माजी विद्यार्थी आपल्या मुलांसाठी सुद्धा संजीवनचीच निवड करतात. 100 एकर परिसरात विस्तारलेले, क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 25 वर्षांचा यशस्वी अनुभव असलेले देशातील अग्रगण्य निवासी ज्ञान संकुल. संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा. फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं. बच्चों, आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास से हम वसंत बाग 3 कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ देख रहे हैं, बस की यात्रा। और इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। जैसे कि पाठ की प्रस्तावना में हमने देखा कि यातायात यानी सफ़र करने के अनेक साधन हैं, अनेक माध्यम हैं और हम उनसे सफ़र भी करते हैं, अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। लेकिन इस पाठ में हम बस से सफ़र करने वाले लेखक और उनके दोस्तों का क्या अनुभव है इसके बारे में देख रहे थे। तो हमने देखा कि लेखक और उनके 4 मित्र यानी 5 दोस्त सफ़र करने वाले थे और ये 4 बजे की जो बस थी, शाम वाली 4 बजे की बस थी, इसे सफ़र करने वाले थे। और जैसे ही बस स्थानक पर पहुंच जाते हैं वैसे ही इन्हें लोग सलाह देने लगते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लेखक और इनके दोस्त ने पूछा, क्यों? शाम वाली बस है, पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, इससे रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो लोगों ने उन्हें कहा कि डाकू तो नहीं मिलते, लेकिन बस जो है वही डाके नहीं है, यानी इस बस से सफ़र करने वाले लोगों पर कब कौन सी आपत्ति आ जाए इसके बारे में पता नहीं चलता। तब एकाएक इनके सामने 4 बजे वाली बस जो थी वो आकर खड़ी हो जाती है और जैसे लेखक और उनके साथी इस बस को देखते हैं तो उनके मन में एक श्रद्धा उमड़ आती है, उस बस के प्रति एक श्रद्धा उमड़ आती है। क्योंकि जो बस की दयनीय अवस्था थी, वो बस इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि वह बस सिर्फ पूजा करने की योग्य थी, यानी उससे सफ़र नहीं किया जा सकता, इतनी वो बुजुर्ग हो चुकी थी। तो आगे हमने देखा कि उस बस में जो ये 5 दोस्त बाकी लोगों के साथ सफ़र करने वाले थे, उसमें उनके साथ उस बस का एक हिस्सेदार यानी जो पार्टनर था वह भी उनके साथ सफ़र करने वाला था। और जब लेखक ने उनसे पूछा कि ये बस चलती है कि नहीं, चलती भी है, तो हिस्सेदार ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि हाँ, ये बस चलती है और बहुत अच्छी तरह से चलती है। और लोग आगा पीछा करते हुए बस में बैठ जाते हैं। तब उनके एक डॉक्टर मित्र है उस पर व्यंग कसते हैं कि ये बस जो है बहुत वृद्ध है, अनुभवी है, ये नए बस की तरह नहीं है। अनुभव होने के कारण वो अपने बेटों की तरह हमें अपने गोद में बिठाकर जहाँ पहुँचना है वहाँ प्यार से हमें पहुँचाएगी। और जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे, विदाई देने आए थे, वे उनकी तरफ ऐसे देख रहे थे कि इनसे फिर मिलना होगा कि नहीं, यानी अंतिम बार विदाई देते हैं वैसे वह विदाई दे रहे थे। और जो बाकी साथी थे, दोस्त थे और लेखक बस में बैठ जाते हैं और बस स्टार्ट हो जाती, इंजन स्टार्ट हो जाती है और उन्हें ऐसे लगता है कि ये जो बस है वो पूरी बस ही इंजन है। तो लोग सीट पर अपने अपने बैठ जाते हैं, खिड़कियों के पास जैसे बैठ जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि जो बस में खिड़कियां है उसमें कांच जो है बहुत कम बचे हैं और जो भी बचे थे उनसे अब इन लोगों को बचना था, क्योंकि कब उसमें से कांच टूट कर इन्हें लग जाएगी इसके बारे में पता नहीं चल रहा था। तो फौरन ये क्या करते हैं, उन खिड़कियों से दूर निकल जाते हैं, दूर सरक जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखा था। और इसी के साथ हमने देखा था कि हर एक सीट के नीचे इंजन लगाया गया है, ऐसे इन लोगों को लग रहा था, क्योंकि सारी बस जैसे इंजन स्टार्ट हो गया तो सारी बस झंझनाने लगी थी। अब आगे देखो लेखक ने और हमें अनुभव क्या बताया है।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब बस स्टार्ट हो गई, बस शुरू हो गई, बस चल पड़ी। और जैसे ही बस चल पड़ी तो इन लोगों को लग रहा था कि गांधी जी जब स्वाधीनता, हमारे देश को स्वाधीनता नहीं थी, आज़ादी नहीं थी, तब गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे और उसमें से असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, उस समय जो गांधी जी ने आंदोलन किया था, उस समय यह बस जो थी अवश्य जवान रही होगी। अब ये बूढ़ी हो चुकी है और उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी बस का हर एक हिस्सा जो था एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी मिलजुल कर आगे नहीं बढ़ रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने आंदोलन तो किया था, लोग उसमें शामिल भी हुए थे, लेकिन एक साथ शामिल नहीं होते, एक एक करके शामिल हो रहे थे, थोड़े थोड़े करके शामिल हो रहे थे। वैसे ही हालत इस बस की थी। ये बस जो थी पूरी एक दूसरे से असहयोग कर रही थी और सीट और बॉडी का बिल्कुल असहयोग चल रहा था। और कभी कभी लगता कि सीट जो है वो बॉडी को, ये बस की बॉडी को छोड़कर आगे निकल जा रही है, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकली जा रही है, यानी एक दूसरे का बिल्कुल तालमेल वहाँ नहीं था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। 8-10 मील यही चलने लगा कि असहयोग चल रहा है, सीट आगे भागी जा रही है, बॉडी आगे भागी जा रही है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। और उसके बाद इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर वे लोग बैठे हैं या सीट ही उन पर आकर बैठी है, यानी उनकी हालत बहुत उस बस में खराब हो गई थी। आगे देखो क्या होता है। यकायक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। यकायक अचानक एक जगह बस रुक जाती है और पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि जो पेट्रोल की टंकी है उसमें ही छेद हो गया है। इसका मतलब पेट्रोल बाहर निकल रहा होगा। तो क्या होता है देखो आगे। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो ड्राइवर ने वहाँ क्या उपाय किया कि एक बाल्टी में सारा पेट्रोल निकाल लिया और उसे बगल में रखा, अपने साइड में रखा, और उसमें नली डालकर वह इंजन में भेजने लगा। यानी जो पेट्रोल का सप्लाई है वह बाल्टी में नली डालकर इंजन तक वह करने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब ये सब लेखक और उनके साथी देख रहे थे और लेखक कहते हैं कि मुझे लग रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद हिस्सेदार क्या करेगा, उस इंजन को अपने गोद में रखेगा और जो नली है उससे उसमें अब पेट्रोल सप्लाई करेगा, पेट्रोल उसमें छोड़ेगा। और ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसके मुंह में दूध की शीशी देती है, वैसे ही हिस्सेदार ये उस इंजन को अब पेट्रोल पिलाएगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। अब बस की रफ्तार, गति, स्पीड जो थी वह अब कम हो गई थी, 15-20 मील हो गई थी। और अब लेखक कहते हैं कि बस की किसी भी हिस्से पर, किसी भी पार्ट पर अब मुझे बिल्कुल भरोसा, विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी उस बस की अवस्था देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी इसका ब्रेक फेल हो जाएगा या स्टीयरिंग ही टूट जाएगी। यानी अनेक ख्याल इन लोगों के मन में आते थे। प्रकृति के दृश्य लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। हाँ, खिड़कियों से लोग देख रहे थे कि बाहर की दृश्य देख रहे थे। जो प्रकृति है, नेचर है, उसका दृश्य जो था बहुत ही लुभावना था, सुंदर था। दोनों साइड में, दोनों तरफ में हरे भरे पेड़ थे और जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। जैसे कि आप, मैंने पहले कहा था कि विंडो साइड पकड़ते हो क्योंकि आपको बाहर का नज़ारा देखना होता है, वैसे इन लोगों को ये प्रकृति का लुभावना दृश्य दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या होता है देखो,
मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जैसे कि आप खिड़की साइड क्यों पकड़ते हो, क्योंकि आपको बाहर का दृश्य देखना होता है, अच्छा दृश्य देखना होता है, अलग अलग आपको जो दृश्य दिखाई देता है उसे देखना होता है ना। लेकिन जब लेखक खिड़की से बाहर देखते थे और उन्हें पेड़ दिखाई देते थे, तब लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन यानी शत्रु समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। बस की कंडीशन, बस की अवस्था ही ऐसी थी कि जैसे ही कोई पेड़ सामने आ जाता था या दिखाई देता था तो लेखक को डर लगता था कि हाँ, अब ये बस जाकर उस पेड़ से जरूर टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। अगर उस पेड़ से बस आगे निकल गई तो लेखक दूसरे पेड़ का आने का इंतजार करते। इतने पेड़ उस रास्ते पर थे और लेखक को लगता एक ना एक पेड़ से ये बस जो है जरूर टकराएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कभी कभी साइड में बहने वाली जो झील होती है, नदियाँ होती है, उसमें उसे जब लेखक देखते तो उन्हें तब भी डर लगता कि अब ये झील नज़दीक आ रही है तो बस जरूर इसमें गोता यानी डुबकी लगाएगी। यकायक फिर बस रुकी। ये इंजन से ड्राइवर पेट्रोल की टंकी में नली से पेट्रोल पिला ही रहे थे, तभी अचानक बस चल भी रही थी लेकिन अचानक बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। ड्राइवर अनेक तरकीबें करने लगा, अनेक उपाय करने लगा, फिर भी बस शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी एक दूसरे का तालमेल नहीं मिल रहा था, चल रहा था। तभी कंपनी का हिस्सेदार बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा था कि बस जो है फर्स्ट क्लास है, इससे अच्छी बस नहीं हो सकती। ये सिर्फ बंद होना वगैरह ये सिर्फ इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, नहीं तो ये बस पूरी ठीक ठाक है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी यानी अब रात हो चुकी है, चांदनी रात हो गई है और वृक्षों की छाया में यह बस खड़ी हुई थी। तब उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। जैसे कि हम देखते हैं जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, वह जब रास्ते से चलते हैं, चलने लगते हैं, तब जब वे थक जाते तब क्या करते, किसी पेड़ के नीचे या कहीं पर उनके बैठने की जगह हो तो वहाँ पर बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। वैसे ही लग रहा था कि ये जो बस है, वृद्धा बस है, थक कर पेड़ के नीचे रुक गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। लेखक कहते हम लोगों को ग्लानि होने लगी, अब शर्म आने लगी थी कि इतनी बेचारी बूढ़ी बस है और हम इस पर लद कर आगे चल रहे, सफ़र कर रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर बस का यह प्राणांत हो गया, बस को कुछ हो गया, बस का अंत हो गया, तो इस बियाबान में यानी जो वहाँ पर कोई भी नहीं था, एकदम निर्जन जगह थी, वहाँ पर इसकी अंत्येष्टि यानी अंतक्रिया जो अंत संस्कार है वह वहाँ उन्हें करना पड़ेगा। आगे देखो और क्या बताते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। कुछ तो हिकमत हिस्सेदार ने लड़ाई, कुछ तो उपाय किया, कुछ तो तरकीब लड़ाई और इंजन खोला, उसे सुधारा और बस आगे चलने लगी, यानी बस फिर से शुरू हो गई। लेकिन पहले से भी उसकी चाल, उसकी स्पीड अब कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब वृद्धा कौन है यहाँ? बस। तो ये बस आगे जा रही थी लेकिन धीरे धीरे इसके आंखों की ज्योति यानी इसके लाइट्स जो थे वह उनका प्रकाश भी अब कम होने लगा था। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब क्या हो रहा था, उसकी लाइट जो थी कम हो रही थी, उसे भी ठीक से यानी ड्राइवर को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो लेखक ने यहाँ व्यंग कसा है कि जैसे वह बस चांदनी में अपना रास्ता टटोलने के लिए रेंग रही, जैसे सांप रेंगता है ना, वैसे वह रेंग रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही।
कभी कभी क्या होता था कि ये बस एक साइड से अपनी साइड से जा रही होती है, तब आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती तो ये बस क्या करती, अचानक किनारे पर खड़ी हो जाती, एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, वो जो गाड़ी आ रही है जा रही है उनसे कहती कि निकल जाओ बेटी, तुम जवान हो, हम अब तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में फ़र्क है, अब मेरी उम्र अब इतने स्पीड से गति से जाने वाली नहीं रही। आगे देखो, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। कितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे, देखो एक पुलिया के एक पुल के ऊपर जैसे बस पहुंचती है तब उस बस का एक टायर फिस करके वहीं पर बस रुक जाती है, मतलब एक टायर पंक्चर हो जाता है। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, बस जोर से थम गई, हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, अगर बस की स्पीड होती तो स्पीड के साथ अगर बस के टायर फिस हो जाते, पंक्चर हो जाता, तो बस उछलकर किसी नाले में जाकर जरूर गिरती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। पहले से लेखक क्या कर रहे थे कि बस की तरफ श्रद्धा भाव से देख रहे थे, और जैसे ही पुलिया पर पहुंचते ही टायर फिस हो गया तब पहली बार लेखक ने उस हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि बाल बाल वह बच गए थे। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। तो हिस्सेदार हो या ड्राइवर हो, इनको पता था कि बस के टायर जो है उनकी हालत क्या है, फिर भी अपने साथ दूसरों की जान हथेली पे लेकर वह इस बस से सफ़र कर रहे हैं। और ये जो सफ़र चल रहा था उसमें एक टायर पंक्चर हो जाता है और सब बच जाते हैं, बाल बाल बच जाते हैं। इस कारण लेखक उस हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो लेखक यहाँ क्या व्यंग कसते हैं, देखो उत्सर्ग यानी त्याग की जो भावना इस हिस्सेदार में है, ड्राइवर में है, और कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस आदमी के साहस है या बस के प्रति इसकी बलिदान की भावना है, इसका सही उपयोग नहीं हो रहा। अगर ये किसी आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होता तो उसका उपयोग देश के लिए होता। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। और लेखक यहाँ और एक व्यंग कसते हैं, देखो कि अगर ये बस नाले में गिर जाती और हम सब ऐसे ही अचानक मर जाते तो सारे देवता जो है बाहें पसार कर हमारा इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। तो इस और एक व्यंग कसा है, और भगवान कहते कि वह महान आदमी यानी हिस्सेदार वह आ रहा है जो इसने एक टायर के लिए अपना प्राण गवा दिया है, मर गया पर टायर नहीं बदला। उस बस के लिए इस आदमी ने अपना इतना बलिदान दिया है, खुद मर गया लेकिन टायर नहीं बदला। इस भावना से भगवान क्या करेंगे कि उनका बाहें पसार कर इंतजार करेंगे। दूसरा, घिसा पिटा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हिस्सेदार ने क्या किया, ड्राइवर और हिस्सेदार ने बस को घिसा पिटा दूसरा टायर निकाल कर लगा दिया और बस आगे बढ़ने लगी। तो लेखक कहते हैं कि हमने पन्ना पहुंचने की उम्मीद जो थी छोड़ दी थी, यानी कभी भी पन्ना पहुंचे यही उम्मीद वहाँ छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना ही नहीं, वह ठीक से जहाँ वापस जाना है या आगे जाना है वहाँ सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं इसकी भी उम्मीद उन लोगों ने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। बस की हालत, बस की रफ्तार देखकर लेखक क्या कहते हैं कि अब ऐसा लग रहा था कि पूरी बची हुई जिंदगी है वो इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक यानी स्वर्ग सिधारना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारे बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो यहाँ पर जो लेखक है
और लेखक के साथी है जो सफ़र करने वाले लोग हैं, अब उनका डर थोड़ा थोड़ा करके जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसे सोचते हुए उनका डर कम हो जाता है। वो इत्मीनान से आराम से बैठ जाते हैं, घर में जैसे आराम से इत्मीनान से बैठते हैं वैसे बैठ जाते हैं। उनकी चिंता कम होती है, जाती है, और फिर वह अपना टाइम बिताने के लिए, अपना समय बिताने के लिए एक दूसरे में हंसी मजाक शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने बहुत ही सुंदर कहानी हरिशंकर परसाई जी लिखित बहुत ही सुंदर कहानी देखी, जिसमें हरिशंकर परसाई जी ने यानी लेखक ने समाज के जो लोग होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने मतलब के लिए दूसरों के जान की परवाह नहीं करते, इसके बारे में इस पाठ में व्यंग किया है। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हो जाता है। इसका जो भी गृह कार्य है आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।